बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इस बीच में जो अहम तरीन खबरें हैं वो सारी हमने कलेक्ट की और मैं अब तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए जो एहतजाज है उसका जवाब बता रहे हैं और ये उन्होंने क्लियर किया कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बात जो अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर की है, ये इमरान खान साहब ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले क्लियर कर दी थी कि हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब 2024 में आईनी तरमीम कर दी गई थी और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने तभी बता दिया था, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बता दिया था कि अब जो कुछ अदलिया के साथ और निज़ाम के साथ कर दिया गया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या पाकिस्तान की आवाम के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि वो अब एहतजाज के लिए सड़कों पे आए। तो ये इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था। सुहेल अफरीदी साहब ने अब ये कहा कि हमने अदालतों में जाकर देख लिया, हमने ऐवानों के अंदर जाकर देख लिया, हमने बातचीत करके देख ली, सारे दरवाजे खटखटा कर देख लिए, लेकिन कोई रास्ता बना नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो फिर आपके पास सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता है। अब वो एहतजाज के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। एक और भी उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि जुमेरात का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी मंगल का दिन है, मंगल के दिन तो इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी दोबारा से मुलाकात करने के लिए, वो फिर कोशिश करेंगी और नॉर्मली जब भी वो मंगल के दिन जाती हैं तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि मंगल के दिन दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती तो वो वहाँ पे अलामती तौर पर धरना देंगे। एक नया अनाउंसमेंट जो सुहेल अफरीदी ने किया वो ये है, और वो जुमेरात के लिए किया है, और ये बड़ा ऐलान है कि तमाम लोग अडयाला जेल जाएंगे जुमेरात वाले दिन, और जुमेरात को अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद रहेंगे। अगर मुलाकात करवाई तो ठीक है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे और जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इससे एक मोमेंटम बिल्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसके बाद एक क्रैकडाउन का बड़ा खौफनाक सिलसिला भी शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन तो अब कुछ मानी नहीं रखता, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है और क्रैकडाउन कर करके लोगों को मार मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों को काफ़ी रिजिलियंट कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने मिलकर। अब एक और चीज़ जो सुहेल अफरीदी ने की वो भी अहम है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का पहले नंबर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, और फिर जो बाकी जजेस हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी होता है इमरान खान साहब को तो। अच्छा, एक उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई सिस्टम को, यानी रास्ता भी सुहेल अफरीदी ने छोड़ा। ये बड़े ज़ीरक सियासतदान की निशानी होती है कि आप पूरी तरह से ना दीवार के साथ लगते हैं ना आप लगाते हैं। जो जज्बाती लोग हैं मेरी तरह के या बहुत सारे और मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, हम लोग चीज़ों को और तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो टेबल के ऊपर बैठने में हमेशा बिलीव करते हैं लड़ाई करने से ज़्यादा, लेकिन उन्हें जब नज़र आ गया कि टेबल पे कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है और फिर अपने मुखालिफ को मजबूर आप करते हैं कि वो टेबल पर आए और दोबारा बैठ कर बात करे और इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए। अब एक यकीन दहानी भी करवाई सुहेल अफरीदी ने कि जी अब फैमिली की मुलाकात करवा दें, वकला की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि बाहर आकर वो किसी किस्म की कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, आप सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। तो जुमेरात को जो है वो पार्टी कोशिश करेगी, मंगल को यानी कल वाले दिन जो फैमिली है वो कोशिश करेगी। असल में कौन है बंदा जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ, मैं कई मरतबा आपको पहले बता चुका हूं कि बंदा इस सारे खेल के पीछे जो मेन आदमी है जिसकी ये डिमांड है कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, वो नवाज शरीफ है। आप लोगों को शायद आज इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इमरान खान खुद ये कह चुके थे कि लंदन प्लान उनके खिलाफ तैयार हुआ है। इमरान खान ने खुद हमें बताया था कि ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाएगा बल्कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर उसके मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया भी जाएगा, उसकी अहलियत वापस दी जाएगी। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ पहले बताया था। नवाज शरीफ वो आदमी है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कहता है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा लेकर दो। नवाज शरीफ इसके पीछे एक बड़ा प्लेयर है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेगुनाह तो हो नहीं सकती, उन्होंने हमेशा जुल्म किया है।
पाकिस्तान के जिस भी सियासतदान पे जुल्म किया है उसके पीछे से एक ही अगर कोई आप किरदार निकालेंगे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। जो इन्होंने किया बंगालियों के साथ, जो किया महाजरों के साथ, जो किया बलोचों के साथ, जो किया पठानों के साथ, जो किया पंजाबियों के साथ, अब वही इमरान खान के साथ किया जा रहा है, वही कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। तो अगर आप एक पीछे जिम्मेदार निकालें तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को कहा था कि एहतजाज करने के लिए आपने आना है और इजहार यकजहती के लिए भी आना है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारे के सारे पहुंचे। ये फैसला गुज़िश्ता रात लगभग 10:30 बजे के करीब हुआ और 12 बजे के बाद ये खबर हर तरफ फैल गई थी। यहाँ बरतानिया में मौजूद सहाफ़ी हम सबको पता चल गया, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जर्नलिस्ट वो इसको रिपोर्ट कर चुके, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे। सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा जी ये 70-80 पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये क्यों नहीं आए? क्या कौम अब इनका इंतज़ार करेगी या कौम अब इन पे भरोसा करेगी? कौम को अपने हक के लिए निकलना है, इन 70-80 लोगों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो इतने मायूस हुए, उन्होंने कहा जी मैं गिड़गड़ाया इनके आगे, मैंने इन्हें कहा कि आप सबको आना होगा, लेकिन ये नहीं आए, ये सारे कहाँ गए? फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन कौन नहीं आया और कौन कौन क्या कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि 5 अगस्त को कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया, तो हम एक्सपोज करेंगे। ये भी सलमान अकरम राजा साहब ने तंग आकर कहा। इस पे जो है पार्टी के कुछ लोगों ने, जिनमें जुनैद अकबर साहब भी हैं, इन लोगों ने कहा जी कि हमें तो बहुत लेट पता चला, अगर आप 12 बजे रात को बताएंगे तो कई लोग दूर दराज हैं वो कैसे आएंगे? देखिए ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो बहुत करीब हैं। अब कराची से थोड़ी आना था या बलूचिस्तान से थोड़ी आना था, ये खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप किसी भी एरिया से MNA को लाना चाहें तो 2 घंटे 1.5 घंटा लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी आप लगा लें तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो इतना टाइम बहुत होता है पहुंचने के लिए, अगर कोई आना चाहे, किसी की नीयत हो। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का ये हो सकता है कि उनको इतला ना मिली हो, उन्हें खबर ना मिली हो, लेकिन अगर कोई इमरान खान साहब के बारे में इतना बेखबर है तो उसको फिर इमरान खान साहब की पार्टी में इस वक्त सियासत करने का कोई हक नहीं है। यानी ये तो इमरजेंसी का टाइम है ना, इस वक्त तो आपको किसी वक्त कोई भी खबर आ सकती है। आपको फौरी तौर पे तैयार रहना होगा, क्योंकि लोगों ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आपने कोई हुकूमत बना के गुड गवर्नेंस करनी है। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि आपने इमरान खान के हक के लिए आवाज़ उठानी है और उसकी रिहाई के लिए आपने कोशिश करनी है। बहरहाल पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ी खटपट हो गई पार्टी के अंदर, लेकिन फिर जुनैद अकबर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने समझदारी का सबूत दिया और उन्होंने चीज़ें जो हैं वो आपस में बेहतर कर ली और रिजॉल्व कर ली। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान का मीडिया अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए वो उन्हें हवा दे रहा है। यानी जो आवाज़ उठाई गई सबसे पहले सोशल मीडिया पे कि ये एहतजाज इतना लंबा क्यों चला गया, पहले तो मीडिया चुप रहा। फिर जैसे जैसे ये इख्तलाफात कम होना शुरू हुए, जब सबने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि ठीक है अब 27 सितंबर है तो सारे रल के 27 सितंबर पे जोर लगाते हैं, जबकि सारे के सारे इस बात के ऊपर आमादा होना शुरू हो गए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इत्तफाक राय डेवलप होना शुरू हुआ तो सेम टाइम में उसी वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये खबर देना शुरू करता है कि इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कितना पसंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा हो, खासतौर पर उस मौके पर जब एहतजाज का ऐलान किया गया है। अब देखिए कितने 5 दिन गुजर गए, तो ये बाकी दिन भी गुजर जाएंगे। ये 50-55 दिनों की कोई हैसियत नहीं है। 27 सितंबर को आना ही आना है, वो तारीख हर हाल में आएगी, आप जो मर्जी कर लेंगे। हाँ, अगर उससे पहले क़यामत आ जाती है तो नहीं आएगी, अदरवाइज वो तारीख आनी ही आनी है। तो उस तारीख को सबको फेस भी करना पड़ेगा, सबको अपनी कारकर्दगी भी दिखानी पड़ेगी। तो उसकी तैयारियां करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि उससे पहले लड़ाइयां की जाएं। अब मीडिया भी लड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझदारी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों ने यह समझा कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लड़ाई जो है उससे गुरेज किया जाए। नाज़रीन, जो बात सुहेल अफरीदी ने की थी ना सेक्टर कमांडर वाली, ये एक मौका मिला है सुहेल अफरीदी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, इवन फजलुर रहमान को, तमाम लोगों को ये मौका मिला है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां से पीछे हटाएं। यानी इस एक नुक्ते को लेकर वो आवाज उठा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में पहले तो नाम लें कि सेक्टर कमांडर कौन था, उसका नाम क्या है और किन अल्फाज में किस दिन उसने धमकी लगाई है। वजीर आला का एक एक मिनट रिकॉर्डेड होता है। वजीर आला ये बता सकते हैं कि इस दिन इतने बजे इस जगह पे ये वाले सेक्टर कमांडर ने, ये इसका नाम है, ये इसका रैंक है, इसने मुझे धमकी लगाई थी और इन अल्फाज में धमकी लगाई थी। और उसके बाद वो करारदाद पेश करें सूबाई असेंबली में, करारदाद को पास करें
और उसके बाद एक FIR दर्ज करवाएं पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर FIR दर्ज होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो अदालत में चले जाएं। GHQ को लेटर लिखें, आर्मी चीफ को लेटर लिखें, DG ISI को। बेशक वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हों, लेकिन आप उन्हें लेटर जरूर लिखें, अपनी कानूनी कार्रवाई आप पूरी करें। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपसे कोई पुलिस स्टेशन में रिश्वत तलब करता है तो लाजमी बात है वो SHO को हिस्सा देता है, लेकिन जब भी आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दरखास्त लिखेंगे कि ये मेरे से रिश्वत मांग रहा है, तो आप SHO के नाम ही लिखेंगे। लिहाजा आपको अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए ताकि वो सनद रहे और बवक्ते जरूरत, क्योंकि वक्त बदलेगा। याद रखिएगा, वक्त ऐसा नहीं रहेगा। ये जो लोग आज फिरौन बने हुए ना, ये सारे कल को तरसेंगे। ये सारे लोग कल को, याद रखिएगा मेरी बात आप, ये सारे लोग कल को मदद मांगेंगे। ये मिन्नतें कर रहे होंगे कि हमारी जान छूट जाए किसी तरह, और जान नहीं छूटेगी। जितना जुल्म इन्होंने कर दिया ना, हर जालिम के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। अब देखना इनके साथ होगा क्या। बहरहाल मीडिया कोशिश कर रहा है कि इख्तिलाफात बढ़ते जाएं, और सेक्टर कमांडर के हवाले से सुहेल अफरीदी साहब को फौरी तौर पे ये एक्शन लेना चाहिए। उन्हें करारदाद भी पेश करनी चाहिए, मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए, और मामले को हर फोरम पे उठाना भी चाहिए। देखें ना, अभी ये लतीफ खोसा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि हर जिले पर सेक्टर कमांडर, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, ये फौजी अफसर बैठे हुए, ये वहां फॉर्म 47 बनाते हैं। इनका क्या काम है? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, इनका क्या काम है? अब कैटेगोरिकली लोग बोलना शुरू हो गए। पहले लोग बोलने से डरते थे, बात नहीं करते थे। अब लोगों ने खुलकर बात करना शुरू कर दी है, ये एक अच्छा साइन है। नाजरीन, अब ये तो हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स, इस पे हम बात करते रहेंगे। कश्मीर में आज 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, और यहां गार्डियन के अंदर बरतानिया में खबर छपती है कि मोहम्मद अख्तर नामी एक बरतानवी शहरी है जिन्हें गोली मारकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में शहीद कर दिया। उसके अलावा कुछ बरतानवी शहरी जो हैं वो गिरफ्तार भी हैं, और उन्हें 2-2 महीने से गिरफ्तार किया हुआ है। अब ये बड़ा संजीदा इशू है, बरतानिया इसको किसी और तरह देखता है। जो बरतानिया की गवर्नमेंट है वो बार बार इसमें राब्ता भी करती है। तो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है आज़ाद कश्मीर में, ये पाकिस्तान के क्रेडिट में ये बात नहीं जा रही। ये फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। ये जो नफरत की आग लग गई है ये ऐसे बुझेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कल तक पाकिस्तान के नारे लगाते थे, कल तक भारत के खिलाफ जाके नारे लगाते थे। आज वो भारत के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया और नाकस पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, ज़ीशान एवान साहब हैं, इन्होंने एक डाटा निकाला। ये डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। डाटा ये बताता है कि ये पूरा जो खित्ता है ना, जहां पे हम रहते हैं पाकिस्तान, यहां पे सबसे ज्यादा जो तनख्वाहें और अलाउंसेज है ना, वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के पास है। अंदाजा कीजिए आप। हमारा मुल्क मईशत में सबसे ज्यादा नीचे गया हुआ है, सरमायाकारी में हमारी बर्बादी फिर गई है, दहशतगर्दी में हम सबसे आगे चले गए हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें और मुराद सबसे ज्यादा है, हमारी अलाउंसेज सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे पाकिस्तान आता है जी, और नंबर 2 पे पाकिस्तान से बहुत नीचे जाके इंडिया आता है, नंबर 3 पे बांग्लादेश है, नंबर 4 पे श्रीलंका है, और ये चारों ममालिक पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। बाकी मुल्क इनके बाद आते हैं, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा तनख्वाहें और अलाउंसेज जो हैं वो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के हैं, बाकी सबके कम है। लेकिन कारकर्दगी आप देख लें तो वो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए, और हमने अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। बल्कि पाकिस्तान की वाहिद फौज है इस पूरे खित्ते में जो कारोबार करती है। खाली पार्लियामेंटेरियंस को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमारी फौज वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, और उसने कोई ऐसी जंग नहीं की जिसमें हमने अपनी जमीन वापस ले ली हो, यानी जिसमें कश्मीर आजाद करवा लिया हो, हमने अपना पानी छुड़वा लिया हो, या कुछ ऐसा कर दिया हो। इंडिया को हमने ठोका एक दो दफा हमें मार पड़ी है, हमारे 90,000 कैदी भी बन गए, हमारा आधा मुल्क भी इंडिया ने तोड़ दिया। इंडिया ने बजोरे ताकत उन्होंने तोड़ दिया, उनके जर्नैल वहां पे आ गए थे और हमने वहां पे सरेंडर किया, हमने हथियार फेंके। बहुत मायूब है, बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन कारोबार भी यही फौज करती है, और भरपूर कारोबार करती है, बड़ा मुनाफा कमाती है। फिर जो इनके कारोबारी इदारे हैं वो टैक्स भी नहीं देते, जो मर्जी आप कर लो, कहते हैं हम फलाई काम करते हैं, हम टैक्स क्यों दें, फलाई काम करते हैं उसके अंदर हमने बराबर कर दिए। अब नाजरीन, एक मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, जरा वीडियो देखें आप, छोटी सी है, 22 सेकंड की वीडियो है। यहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन है, ये सूबाई असम्बली की, ये उठती है, उठ के कहती हैं जी लिया की गलियां चमकती हैं तो मरियम नवाज की वजह से चमकती हैं। मीठे मीठे अल्फाज हैं, जरा ये आप सुनिए, और उसके ऊपर फिर एक बुजुर्ग हैं, उनका तबसरा देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सुने आप। लिया की गलियां चमकती हैं तो मेरी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की वजह से जनाब चमकदियां पे सामने ठीक है आन दी रिकॉर्ड है सारे
ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਮ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ गलियां ਦਾ हाल है झूठ झूठ पे झूठ झूठ। जी नादरीन, ये सुना आपने, इसीलिए आपको सोशल मीडिया इतना खतरनाक लगता है, इसीलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और 2 नंबर सियासतदानों की जान जाती है। माजी में आप ये गेमें डाल देते थे, तारीफें करो गेमा चुक दो, और बाबा जी ने सारा पोल खोल के रख दिया, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी ए गलियां चमकदियां पईयां ने, ये है नादरीन हकीकत, और इस तरह खोल के रखते हैं। तो मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आप इन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ये जब कभी कोई बोंगी मारें या जब कभी अपनी गेम उठाएं, फौरी तौर पे आप हकायक उसके साथ जोड़ें, इनका क्लिप उठाएं, उसके साथ जो हकीकत है उसको साथ जोड़ें और जोड़ के दुनिया को दिखाएं जनाब ये इनकी औकात है। ये है सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ये भी है ना, देखें शहबाज शरीफ का अगर आप स्टेटमेंट देखें या इन लोगों के सारों के आप देखें, महंगाई मार्च इन्होंने किया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए कि जी महंगाई बहुत हो गई है, हम इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं। कोई एक चीज इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद किसी एक दिन भी इमरान खान के दौर से सस्ती हुई हो तो आप मुझे बता दें, चैलेंज है। कोई एक चीज जो ज्यादातर हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं मेन चीजों में से, पेट्रोल कर लें, बिजली कर लें, गैस कर लें, आटा कर लें, गंदम कर लें, आप दालें कर लें, चावल कर लें, चीनी कर लें, कुछ भी चीज उठा लें आप, कोई एक चीज आप बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक दिन भी इमरान खान के दौर से सस्ती हुई हो, कोई एक चीज बता दें। यानी ये जो नया डाटा है ना, इसके मुताबिक पेट्रोल की जो असल कीमत है ना, उससे 140 रुपए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। ये हालात हैं नाजरीन इनके, और इन्होंने पाकिस्तान के कर दिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।